अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का जो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर एंड दैट्स अबाउट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बिजली को यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके बाद हमारे पास है अटेम्पटेशन का तरीका, मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जो कि डिटेक्शन या फिर करंट को पता लगाना या फिर उसको मैयर करना। और कैसे करंट होते हैं ये? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो छोटे वैल्यूज़ होते हैं 0.01 एम्पेयर, इस तरह के करंट्स को मैयर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और इसके यूजेस क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम नल कंडीशन को फाइंड आउट कर सकें। नल कंडीशन आप लोगों ने यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, वहाँ से आप लोगों ने नल कंडीशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल इसका होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बिजली पैदा होगी मैग्नेट से और वो इंड्यूस करेगा, उसमें बिजली इंड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। सो नाउ कंस्ट्रक्शन इसकी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है और अब आपकी बुक की लाइन भी थोड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुक में जो डेफिनेशन लिखी है सेम टू सेम मैंने वही आपके लिए यहाँ पर नोट्स में लिखा है, ठीक है। और प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थंबनेल शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को लाजमी आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मॉडर्न गैल्वेनोमीटर्स और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, यानी जो मॉडर्न गैल्वेनोमीटर आया वो कैसा है? उसमें मूविंग कॉइल होता है। गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एर्सोनवल गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ मतलब आगे हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको साथ में डायग्राम भी नज़र आ रहा है। तो डायग्राम को मैंने यहाँ पर उसके बिल्कुल अंदर वाले हिस्से को, इन साइड को हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे। और उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर अपने कॉपी पे डायग्राम बना के दिखाई हुई है और उसको हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हाईलाइट हुई हैं। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर मेड कनकेव, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी आगे। और इसके बाद आपके पास आगे क्या है? आगे आपके पास एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशंस हैं। सो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक अदद स्केल दिखाया जा रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग के फॉर्म में वायर नज़र आ रही है और ये हमारा पॉइंटर है जो कि इंडिकेट करे कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका जो पॉइंटर का इनिशियल जो होता है ना, रेस्ट पोजीशन कौन सा? ये बिल्कुल 90 के एंगल पे जो है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसका जो जब उसने इतना एंगल कवर किया तो इस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं? फाई बोल रहे हैं। और ये हमारे पास जो वायर है इसको सस्पेंशन वायर कहते हैं। सस्पेंशन वायर बहुत ही पतली वायर होती है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर हम लोगों ने एक अदद कॉइल लगाया हुआ है। कॉइल के अंदर हम लोगों ने आयरन सिलेंडर यूज़ किया हुआ है। अब आयरन सिलेंडर क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पास होने में ज़्यादा इजी वे प्रोवाइड करता है और ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। नॉर्थ ये हमने एक यू शेप में वो बनाया है मैग्नेट, और नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस पास हो रही हैं। और इसके बाद हमारे पास है कि करंट कैसे फ़्लो कर रहा है। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ़्लो कर रहा है और फोर्सेस जो हैं एंटी क्लॉकवाइज जब इस तरह से जब ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स इनवर्ट लगेगी, यानी जो टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें आउटवर्ड लगनी है। सो नाउ टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? यानी जब हम लोगों ने देखा है कि जब ये पॉइंटर को इनिशियल स्टेट पे लाने के लिए एक टॉर्क लग रहा होगा, उस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये टॉर्क ज़ीरो होगा किस वक्त? जब हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और इसकी यहाँ पॉइंटर के बिल्कुल यहाँ पर जो पॉइंटर जो है जिसके साथ जिस सस्पेंशन वायर के साथ अटैच हुआ, इसके यहाँ पर जो इस वायर को हम लोगों ने किसके साथ अटैच किया? बैटरी के साथ। ये बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच किया हुआ है? विद द कॉइल के साथ अटैच किया हुआ है। सो नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क है
रीस्टोरिंग टॉर्क जो हमारे पास है वो क्लॉकवाइज है, और जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक काउंटर क्लॉकवाइज हो गया और एक क्लॉकवाइज हो गया। जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है। सो नाउ आप लोग यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग साथ पढ़ेंगे। व्हेन वी गिव वोल्टेज, जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो करंट फ्लो करता है, और कॉइल क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने पोजीशन पे रह के ये रोटेट करना शुरू हो जाता है। सस्पेंशन वायर इज़ वेरी डेलिकेट वायर, और ये जो सस्पेंशन वायर है बहुत ही नाजुक वायर होता है, बहुत ही पतला होता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि जब इतना पतला है तो इसको हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, तो टूट सकता है, बट दिस इज़ नॉट द मेन जो रीज़न है। मेन रीज़न इसकी ये नहीं हो सकती कि हम लोग इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये टूट सकता है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग इसको यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज वी यूज्ड इट फॉर शार्प रिस्पॉन्स। शार्प रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेलिकेट वायर को यूज़ करते हैं, सस्पेंशन वायर को यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हमें फटाफट पता चलता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। सो नाउ टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एक रीस्टोरिंग टॉर्क है और एक मैग्नेटिक टॉर्क है। मैग्नेटिक टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क आपस में एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है, एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव। और फिर नेक्स्ट बात ये कि दोनों ज़ीरो इस वक्त होगा जब करंट भी कोई फ्लो नहीं कर रहा होगा इस गैल्वेनोमीटर से। जब करंट फ्लो सीज हो जाता है यानी स्टॉप हो जाता है, तो फिर दोनों नेट टॉर्क जो होगा हमें, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद ज़ीरो हमें मिलेगा। तो टॉर्क मैग्नेटिक जो क्या है वो NIAB साइन थीटा। अब ये वो टॉर्क है जो आप लोगों ने टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल निकाला है, NIAB साइन थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर थीटा 90 डिग्रीज होगा, मतलब अब ये जो हमारे पास थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि टॉर्क मैग्नेटिक क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैग्नेटिक, जो मैग्नेट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, मैग्नेट की वजह से यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, NIAB होगा। और फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक से कुछ लाइंस लिखी हुई कि नीडल मूवमेंट इज रिलेटेड टू टॉर्क मैग्नेट। अब जो नीडल की जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, टॉर्क मैग्नेट से मूवमेंट है। और इसका जो रुकने का टाइम है वो किससे रिलेट करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क से। रिस्टोरिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो उसको दोबारा रिस्टोर करता है, अपनी पोजीशन की तरफ दोबारा अगेन वापस आता है। और जो नीडल की मूवमेंट है वो टॉर्क मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से नीडल मूव करती है। ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या होता है, स्टेट ऑफ द रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करी मतलब कि वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहना चाहती होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से अनदर टॉर्क कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क कैंसिल द टॉर्क मैग्नेट एंड नीडल कम इन बैलेंस। तो नीडल कब बैलेंस में आती है, जब हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क और टॉर्क मैग्नेट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मैंने आपको बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशंस। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू C फाई। अब फाई मेरे पास क्या था, फाई इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। C क्या है हमारे पास, टॉर्जनल कांस्टेंट है। टॉर्जनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो ये है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर। सस्पेंशन वायर की नेचर पे डिपेंड करता है। टॉर्जनल कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उस तरह से हम लोग इसको भी क्या कह रहे हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट है। यानी रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल या वायर। लेकिन जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। और C जितना ज़्यादा होता है और उसका क्या मतलब है कि वायर कितनी है, थिक है, वायर ज़्यादा थिक है। वायर थिक कौन सी वाली वायर है, ये वायर है सस्पेंशन वायर। जितना सस्पेंशन वायर थिक होगा उतना हमें शार्प रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो C का कम होना बेहद ज़रूरी है। अब इक्विलिब्रियम पे हम लोग देख रहे हैं कि मैंने कहा है कि ये कब आपस में एक दूसरे के बैलेंस आएंगे, मतलब ये कि नीडल कब अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाएगी, जब हमारे पास टॉर्क मैग्नेट और टॉर्क रिस्टोरिंग क्या होगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो टॉर्क मैग्नेट को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, टॉर्क रिस्टोरिंग को नेगेटिव ले लिया, विच इज इक्वल टू 0। यानी नेट टॉर्क क्या आ रहा है, जब पॉइंटर रेस्ट पे होता है तो नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है।
टॉ नेट क्या है हमारे पास 0। अब मैंने क्या किया कि टॉ मैग्नेट को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया और टॉ रीस्टोरिंग को मैंने क्या कर दिया राइट साइड पे। अब मैंने क्या किया इनके वैल्यूज़ इजीली पुट कर दिए और मैंने क्या कहा है कि कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 जो मैंने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। टॉ मैग्नेट की जगह मैंने लिख दिया है टॉ मैग्नेटिक फील्ड जो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है NIAB इज इक्वल टू टॉ रिस्टोरिंग क्या था C आई हमारे पास क्या है I इज इक्वल टू C/NAB। C/NAB पूरा का पूरा कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और जो I है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के। तो C/NAB इज कॉल्ड सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। C/NAB को हम लोग क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का। ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि C/NAB इज कॉल्ड मतलब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। तो हाउ टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, कहीं भी आपको लिखा है सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर आर, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है C/NAB। और जो करंट है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के या डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो करंट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस कब होगा जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा। सो हाउ टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर C/NAB शुड बी रिड्यूस्ड, यानी अगर इसको इम्प्रूव करें तो C/NAB को हम लोगों ने क्या करना होगा कम करना होगा। अब इसको कम कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट जो स्टेप्स हैं C/NAB यानी सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर को रिड्यूस करने का, उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि इन सब में से हम क्या करें तो हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा और हमारे जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए नुकसानदेह भी ना हो, ठीक है। तो C शुड बी रिड्यूस्ड, C को कम करना चाहिए। C रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि वायर क्या हो जाएगा डेलिकेट मतलब टूट जाएगा। C रिड्यूस करने से क्या होता है वायर पतला होता जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वायर टूट जाएगा जो सस्पेंशन वायर है, और उससे हमें जो डिटेक्शन ऑफ करंट है वो हम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब C ज़्यादा होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि वायर थिक होगी, और C कम होगा तो उसका क्या मतलब है कि सस्पेंशन वायर क्या होगी इतनी मतलब सस्पेंशन वायर उतनी डेलिकेट होती जाएगी, नाजुक होती जाएगी, जिससे क्या होगा कि वायर के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे और हमें करंट की मेजरमेंट हम लोग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द N शुड बी इंक्रीज। अगर N को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या C/NAB कम हो सकता है। सो आंसर इज अ नो, बिकॉज अब जब N इंक्रीज करेंगे, N इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा ना C/NAB है, तो मैंने कहा है कि C को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए। C को कम किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। N को अगर मैं ज़्यादा करूँ मतलब ये कि जो मेरे पास कॉइल है उसके ऊपर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तार लपेटती जा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल की मूवमेंट है उस पर असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा, क्योंकि उसको मूव करने में भी रोटेट करने में भी मुश्किल होगी और उस तरह वो अपना काम ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो N शुड बी इंक्रीज्ड, कॉइल हैवी हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो N इंक्रीज करने से क्या होगा कॉइल हैवी हो जाएगा। एरिया शुड बी रिड्यूस्ड, तो C/NAB था, एरिया को भी हम लोग रिड्यूस कर दे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो एरिया को रिड्यूस करने से होगा क्या कि एरिया रिड्यूस करने से जो करंट जो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या होगा हमारा उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एरिया कम नहीं कर सकते। तो जब हम लोग B को इंक्रीज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो करंट की जो है ना मतलब C/NAB वो क्या हो जाएगा सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर वो रिड्यूस हो जाएगा, और उससे हमें जो डिफ्लेक्शन होगी डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर तो वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसको B को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि टू इनहेंस B वी यूज़ आयरन सिलेंडर। हम लोग इसीलिए आयरन सिलेंडर को मिड में प्लेस करते हैं इस कॉइल के, और वी कनकेव द पोल्स ऑफ मैग्नेट लाइक दिस। और हम लोग क्या करते हैं मैग्नेट के पोल्स को भी इस तरह से कनकेव बनाते हैं ताकि तमाम के तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही जगह आके फॉल करें या फिर टकराएं और उससे हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। सो मेरे पास बुक्स में कुछ लाइन्स लिखी हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि जब भी कॉइल रोटेट करता है, जब कॉइल रोटेट करता है तो उसकी वजह से स्प्रिंग में क्या आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप रोटेट करें तो उसके अंदर ट्विस्ट आएगा, मतलब ये कि स्प्रिंग थोड़ा सा मुड़ जाएगी। तो स्प्रिंग में जो ट्विस्ट आया, ट्विस्ट इन द स्प्रिंग ऑफ द वायर विच कॉजेज रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल थीटा या एंगल फाई बोल सकते हैं, थ्रू विच इट इज़ ट्विस्टेड, जिसके मदद से उसको ट्विस्ट किया गया है, ठीक है।
अब फाई हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और सी हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, यानी एक ट्विस्ट के लिहाज से उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, जिसको हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई हमारे पास क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सी हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके सी लिखते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पर सी को भी कांस्टेंट लेंगे। तो टी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू सी फाई। सो ये तो आगे से आगे मैंने आपको सारा बता दिया। और यहाँ पे भी कुछ लाइन है जो कि आयरन सिलेंडर के से रिलेटेड है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं आयरन सिलेंडर गैल्वेनोमीटर में, वी यूज़ आयरन सिलेंडर इन गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट मेक्स फील्ड रेडियल, क्योंकि ये फील्ड्स को क्या बना देता है, रेडियल बना देता है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में। और ये कि आयरन सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रमोट करने वाले में से है। और कंसंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता है, मतलब उसको एक जगह पे ला खड़ा कर देता है। आयरन इज आल्सो फेरोमैग्नेटिक, आयरन फेरोमैग्नेटिक भी है, फेरोमैग्नेटिक है, और ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट। जब बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो उससे क्या होगा कि वो खुद भी बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। रेडियल फील्ड इज रिक्वायर्ड, रेडियल फील्ड चाहिए होता है बिकॉज व्हेन कॉइल स्टार्ट्स रोटेशन, क्योंकि जब कॉइल रोटेशन स्टार्ट करती है रेडियल फील्ड ऑलवेज मेक्स एंगल 90 डिग्री विद वेक्टर एरिया ए। तो जब भी हम लोग रेडियल फील्ड यूज़ करते हैं तो जब कॉइल मूवमेंट स्टार्ट करती है, रोटेशन स्टार्ट करता है, तो उसकी वजह से एंगल हमेशा क्या बनता है, वेक्टर एरिया के साथ 90 का एंगल बनता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर वाले लेक्चर को देखेंगे और उसको समझेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।